जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जो भी हमारे नए साथी हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और निरंतर रोज़ 9 बजे आपकी जो है रात्रि 9 बजे और सुबह 9:30 बजे आपकी हिंदी साहित्य की क्लास होती है। आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, टेट की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज होगी, जहां पर विस्तृत अध्ययन भी मैंने आपको करवाया है ना। और विस्तृत अध्ययन के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आपकी उपलब्ध है। तो रोज का डोज आपको मिलता है रोज के रोज, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो और आपको बताना है। पहला प्रश्न है, एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु किसने माना है? एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु जो मानने वाले हैं वो कौन है? राजशेखर हैं, भरत मुनि हैं, दंडी या फिर मम्मट हैं? तो कौन है? 4 विकल्प में से आपको चयन करना है और आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? किसने माना है काव्य हेतु? और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ए नंबर। जी हां दोस्तों, राजशेखर ने एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु माना है, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है, राजशेखर ने। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर अनुप्रास? अनुप्रास है आपका यहाँ पर, अनुप्रास, ठीक है। ए डी नंबर अनुप्रास है और बी नंबर उत्प्रेक्षा है। 4 विकल्प बताना है आपको, क्योंकि ये 2 विकल्प आपके ढक जाते हैं, है ना। और जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां आपका अलंकार हो जाता है कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार, यानी कि आपका ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। उपमा अलंकार आपने पढ़े हैं, है ना। और उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होती है तो उपमा अलंकार हो जाता है और ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, ईलाचंद जोशी के उपन्यासों में यथार्थवाद का रूप मिलता है, तो कौन सा रूप मिलता है? ईलाचंद जोशी दोस्तों, आपका जो डी नंबर है वो है मनोवैज्ञानिक, है ना। डी नंबर आपका मनोवैज्ञानिक है। अब आपको बताना है ये डी नंबर जो आपका ढक रहा है, और बी नंबर है अति यथार्थवाद, बी नंबर अति यथार्थवाद, डी नंबर मनोवैज्ञानिक, ए नंबर प्राकृतवाद और सी नंबर सामाजिक। तो यशवंत जी उत्तर क्या हो जाएगा अपना प्रश्न क्रमांक 103 का? तो कौन सा हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक, है ना। मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ईलाचंद जोशी के उपन्यासों में यथार्थवाद का रूप मिलता है तो वो मनोवैज्ञानिक रूप मिलता है, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर जहां पर उपमेय में उपमाना की संभावना व्यक्त की जाए, है ना, संभावना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर संभावना व्यक्त की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। संभावना अगर व्यक्त की जाए तो उत्प्रेक्षा, और अगर आरोप लगाया जाए, आरोप रोप दिया जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। बहुत बढ़िया बताया, है ना। इसी प्रकार से उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए तो उपमा अलंकार, और उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो यहां पर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना, बहुत बढ़िया, बी नंबर सही होगा। इसको सुधार लेना, अगर आरोप किया जाए तो आपका उपमा होता है और संभावना व्यक्त की जाए तो उत्प्रेक्षा हो जाता है, ठीक है, वेरी गुड। अगला देख लेते हैं यहां पर कि ईलाचंद जोशी के उपन्यासों में यथार्थवाद का जो रूप मिलता है वो कौन सा मिलता है? मनोवैज्ञानिक मिलता है, यानी कि यहां पर डी नंबर बिल्कुल सही होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? स्वच्छंदतावादी कवि बताना है। जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, श्रीधर पाठक हैं या फिर पंत हैं?
कौन है स्वच्छंदतावादी कवि बतानी है प्रश्न क्रमांक 104 में। और 104 का उत्तर बताना है सर्वोत्तम जी। क्या हो जाएगा 104 में? हिंदी साहित्य का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि, प्रथम स्वच्छंदतावादी बतानी है। और प्रश्न क्रमांक 104 में आपको पता होगा दोस्तों कि स्वच्छंदतावादी जो कवि हैं प्रथम, वो माने जाते हैं श्रीधर पाठक, है ना। श्रीधर पाठक माने जाते हैं, जिन्होंने अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, श्रीधर पाठक, सी नंबर। और जयशंकर प्रसाद आपको पता है, पंत और ये महादेवी वर्मा, ये सभी काय के हैं, आपको पता है छायावाद युग के कवि माने जाते हैं, छायावाद के, ठीक है। जयशंकर प्रसाद को कलाधर उपनाम से जाना जाता है और पंत जी को प्रकृति का चेतेरा कवि कहा जाता है। तो ये सभी लोगों को पता है, कई बार हम बता भी चुके हैं, रट गए होंगे आपको। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। भरत मुनि ने काव्य गुणों की जो संख्या मानी है वो कितनी मानी है? 70, 48, 3 या फिर 10? कितनी मानी है काव्य गुणों की संख्या? काव्य गुण और काव्य दोष, ये दोनों ही संख्या मानी है, कितनी मानी है? आपको पता होगा दोस्तों कि भूषण की एक रचना है, भूषण की एक रचना है, कौन सी? शिवराज भूषण। इसमें इन्होंने अलंकारों की संख्या 105 मानी, 105 मानी थी अलंकारों की। लेकिन भरत मुनि ने जो मानी अलंकारों की संख्या वो 4 मानी, और रसों की संख्या इन्होंने 8 मानी, और काव्य गुणों की जो संख्या मानी वो कितनी मानी? 10। 10 काव्य गुण इन्होंने माने, कितने माने? 10 दोष माने, काव्य दोष भी इन्होंने 10 माने, और काव्य गुण भी इन्होंने कितने माने? 10 माने। तो याद रख लेना, काव्य गुण भी 10 माने हैं, काव्य दोष भी 10 माने हैं, अलंकारों की संख्या 4 मानी है, रसों की संख्या 8 मानी है। किसने? भरत मुनि ने, ठीक है। ये चीज सभी लोग याद रखेंगे। छंदमाला के रचयिता कौन है? छंदमाला यानी कि निराला हैं, केशवदास हैं, तुलसीदास हैं या फिर वाल्मीकि हैं। छंदमाला के बहुत ही बढ़िया रचना है दोस्तों। और वाल्मीकि रामायण तो आपने पढ़ी ही होगी, इसी की तर्ज पर तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी, ठीक है। और दोस्तों छंदमाला के रचयिता हैं तो कौन है? 4 विकल्प हैं और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कौन है? केशवदास जी। केशवदास जी यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। केशवदास जी जो हैं ये छंदमाला के रचयिता माने जाते हैं और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। केशवदास जी रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन इन्हें रीतिकाल और भक्तिकाल का दोनों का कवि माना जाता है। इनकी एक रामचंद्रिका रचना है जो रीतिकाल और भक्तिकाल के अंतर्गत आती है, इनकी रामचंद्रिका, इसलिए इन्हें रीतिकाल और भक्तिकाल का कवि माना जाता है केशवदास जी को। अलंकार संप्रदाय के आचार्य कौन है दोस्तों? अलंकार संप्रदाय, अलंकार की बात हमने की है। अच्छा, वामन ने 20 गुण माने हैं, बहुत बढ़िया। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन हैं, भरत मुनि हैं, वामन हैं या फिर भामह हैं। अलंकार संप्रदाय दोस्तों आपको पता है रस संप्रदाय के कौन है? भरत मुनि, सबसे प्राचीन माना जाता है रस संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के कौन है? आपको बताना है, ध्वनि संप्रदाय के जो है वो आनंद वर्धन है, ठीक है। रीति संप्रदाय के कौन है? रीति संप्रदाय के वामन है। तो अलंकार संप्रदाय के कौन होंगे? अलंकार संप्रदाय के आपके भामह हो जाएंगे, यानी आपका उत्तर डी नंबर यानी भामह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत ही बड़ा सरल प्रश्न है आपके सामने कि छल नामक 34वां संचारी भाव किसने माना है? दोस्तों आपने अभी तक 33 संचारी भाव पढ़े होंगे, 33 संचारी भाव पढ़ लिए। अब 34वां छल नामक जो 34वां संचारी भाव माना वो किसने माना है? 4 विकल्प हैं, 4 में से उत्तर बताना है दोस्तों। आपको पता है श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय, ये रचनाएं भिखारी दास की हैं, कई बार पूछी गई हैं। श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय। रामचंद्र शुक्ल का राम हिंदी साहित्य का इतिहास है, यश जी, है ना। और केशवदास जी जो हैं ये दोस्तों क्या माने जाते हैं? कठिन काव्य के प्रेत माने जाते हैं, है ना। तो सभी लोगों को पता है। और देव कवि ने 34वां छल नामक भाव माना है, छल संचारी भाव माना है, ठीक है। तो आपका उत्तर होगा ए नंबर, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और ए नंबर सही है। मीरा की भक्ति मानी जाती है दास भाव की, माधुर भाव की, दैन्य भाव की या फिर साक्ष्य भाव की, ये बतानी है दोस्तों। 4 विकल्प हैं, 109 का उत्तर बताना है। और
ज्वाइन मेंबर आपको जरूर बनना है दोस्तों। जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं चैनल के, उनको ज्वाइन करना होगा। और 3 प्लान आपको दिए हैं, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान और डायमंड प्लान, और 3 प्लान में से आपको चयन करना होगा, ठीक है। गोल्ड सिल्वर प्लान की राशि आपको 59 पे करनी होती है, 59 और 159 के आसपास जो है गोल्ड प्लान की, और 299 रुपये आपके करनी होती हैं डायमंड प्लान की। तो जो भी साथी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं, ज्वाइन सदस्य बनना चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मीरा की ये कई बार पूछी गई है, माधुर भाव की थी, ठीक है, याद रखेंगे। तुलसीदास की दास भाव की थी, और साख भाव की सूरदास जी की थी। सूरदास जी की कई बार पूछी जाती कि इनकी भक्ति कैसी थी, सखा भाव की, तुलसीदास की दास भाव की, मीराबाई की माधुर भाव की, ठीक है। तो ये तीनों की याद रखेंगे। और अगला है, कौन सी पत्रिका का प्रकाशन इंदौर से होता है? नया विकल्प, साक्षात्कार, वसुधा या फिर वीणा का? कौन सी पत्रिका का होता है इंदौर से? प्रश्न क्रमांक 110 में आपको उत्तर बताना है। 110 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 110 और 110 का है वीणा। वीणा यानी कि जो आपका डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। वीणा, वीणा जो पत्रिका है दोस्तों, ये निकलती है कहां से? इंदौर से। इंदौर यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मृगावती किसकी रचना है दोस्तों? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मृगावती। और आपको पता होगा कि जो मृगावती है, इस मृगावती रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है क्या माना है? सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना है, प्रथम रचना, ठीक है, प्रथम रचना माना है और मृगावती को। और ये किसकी रचना है? तो मृगावती है दोस्तों किसकी? कुतुबन की। कुतुबन यानी कि बी नंबर सही होगा। और यहाँ पर आया है वन, और वन में आपको पता है कि जब बन गए थे राम जी, वहां पर मृग को इन्होंने क्या मारा था? बाण मारा था मृग को। काय में मारा था? वन में। तो मृगावती मृग को वन में मारा था, तो कुतुबन यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सूफी काव्यधारा की है। और यश रत्ती जी, सहासरा जी, जे हमारे क्या हैं? ज्वाइन मेंबर हैं, और इनको स्पेशल तिरंगा से नवाजा, तिरंगा जो है इमोजी दिया गया है, तिरंगा इमोजी, ठीक है। और इनका कमेंट हाईलाइट होता है चैनल पर, सारे कमेंट इनके एक साथ देखे जा सकते हैं, है ना। जो भी ये कमेंट लिखते हैं, पूरे कमेंट एक साथ चैनल पर इनके देखे जा सकते हैं, जो भी ज्वाइन मेंबर हैं। और सहासरा जी, यश जी, ये हमारे ज्वाइन मेंबर हैं हिंदी साहित्य ग्रुप से। निम्न में से पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है तो कौन सी नहीं है? बुंदेली, मैथिली, खड़ी बोली या ब्रज भाषा? पश्चिमी हिंदी की तो मैंने आपको कई बार याद करवाई है कि जो पश्चिमी हिंदी है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी, ये पश्चिमी हिंदी से कौन कौन सी निकली है? ब्रज भी निकली है ना, और बुंदेली भी निकली है, और खड़ी बोली भी निकली है, कन्नौजी भी निकली है, हरियाणवी भी निकली है। ये सारी भाषाएं पश्चिमी हिंदी से निकली हैं। तो यहाँ पर आपकी जो मैथिली भाषा है, मैथिली बिहारी हिंदी की है, बिहारी हिंदी की है, यानी कि ये पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है मैथिली। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और मैथिली ही ऐसी एक भाषा है दोस्तों जो हिंदी की उपभाषा है, जो जिसे 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली को, है ना। और ये बिहारी हिंदी की भाषा है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। निम्न में से किस क्षेत्र में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती? ब्रज भाषा, ब्रज बताना है। एटा में, झांसी में, आगरा में या फिर मैनपुरी में? कहां पर नहीं बोले जाता? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? किस क्षेत्र में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती? यस जी, वेरी गुड। तो आपको पता है एटा में बोली जाती है, आगरा में बोली जाती है, मैनपुरी में बोली जाती है, लेकिन झांसी में नहीं बोली जाती। झांसी में बोली जाती है कौन सी? बुंदेली, है ना। तो आपका जो सी नंबर है, यहां पर झांसी में नहीं बोली जाती, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बुंदेली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? प्रथम नाटक बताना है ना। यहां पर ऐतिहासिक नाटक नहीं पूछा गया है आपसे, प्रथम नाटक पूछा गया है। और प्रथम नाटक कौन सा है? सज्जन है, करुणालय है,
कल्याणी है या फिर प्रायश्चित है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कौन है, सज्जन, है ना, सज्जन इनका प्रथम नाटक है। बाकी कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, तो करुणालय, सज्जन, ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। और इनका एक ऐतिहासिक नाटक है कौन सा, राजश्री। राजश्री इनका ऐतिहासिक नाटक माना, प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री और प्रथम नाटक सज्जन। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखनी है। और निम्न में से किसने समस्या प्रधान नाटकों की रचना की है दोस्तों, समस्या प्रधान, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछी जाती है। मैं जब तक आपको बता दूं कि जो वृंदावन लाल वर्मा है, इनकी एक रचना है मृगनयनी। मृगनयनी कई बार पूछी गई है कि मृगनयनी रचना के रचनाकार कौन है, तो वृंदावन लाल वर्मा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि वृंदावन लाल वर्मा किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं, तो ये ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं दोस्तों। कौन, वृंदावन लाल वर्मा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया वृंदावन लाल वर्मा के बारे में। लेकिन समस्या प्रधान नाटकों की जो रचना की है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने की है, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और लक्ष्मी की समस्या तो सभी लोगों को रहती है ना, किसको रहती है लक्ष्मी की समस्या, सभी लोगों को है लक्ष्मी की समस्या। तो समस्या प्रधान नाटक भी लक्ष्मी नारायण ने लिखी है, यानी लिखा है, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला है हिंदी प्रदीप का संपादन कार्य किसने किया। हिंदी प्रदीप, मैंने आपको बताया था दोस्तों, हिंदी जब पत्र पत्रिकाएं याद करवाई थी ट्रिक से, कैसे याद करवाई थी कि प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, है ना, प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए। तो हमने याद करवाया था कि हिंदी प्रदीप का जो संपादन किया वो किया है बालकृष्ण भट्ट ने। हिंदी के प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, तो भट्ट, है ना, बालकृष्ण भट्ट। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर हिंदी प्रदीप का संपादन कार्य किया था बालकृष्ण भट्ट जी ने। ठीक है, बी नंबर। और प्रताप नारायण मिश्र और बालमुकुंद गुप्त, बालमुकुंद गुप्त तो आपको पता है कि ये दोनों कड़ी द्विवेदी युग भारतेंदु युग के बीच के माने जाते हैं। और ये बाकी ये सारे के सारे जो हैं ये आपके भारतेंदु युग के कवि हैं। बालकृष्ण भट्ट ये वरिष्ठ कवि माने जाते हैं भारतेंदु युग के। फिर सेकंड में भारतेंदु जी का नंबर आता है। 1844 में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था और 1850 में हुआ था भारतेंदु जी का। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। आधे अधूरे नाटक किसकी नाट्यकृति है, आधे अधूरे, आधे अधूरे। दोस्तों आपको पता है इनका मोहन और राकेश का नाम एक साथ क्यों लिया जाता है, आपको पता है, मोहन भी लिया जाता है और राकेश। आपने मोहन अकेला तो नहीं पढ़ा कि मोहन बस बोल दिया, मोहन राकेश, मोहन के बिना राकेश अधूरा है, राकेश के बिना मोहन अधूरा है। तो आधे अधूरे हैं, एक दूसरे के बने, मोहन राकेश आधे अधूरे हैं। मोहन के बिना राकेश और राकेश के बिना मोहन अधूरे हैं। तो आधे अधूरे किसकी नाट्यकृति होगी, मोहन राकेश की, है ना। अब ऐसा तो नहीं सुना आपने मोहन बस ले लिया हो। ठीक है, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर, मोहन के बिना राकेश अधूरे हैं, अधूरे, आधे अधूरे। और कवि और कविता निबंध के जो लेखक हैं वो कौन है, कवि और कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तब आपको बताना है कवि और कविता ये निबंध है। और इस निबंध के जो रचनाकार हैं वो कौन है। 118 का उत्तर, और 118 का उत्तर बताना है कांता जी। उत्तर हो जाएगा कवि और कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला और 1920 तक ये इस पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी याद रख लेना। और जब सरस्वती पत्रिका की बात आ ही गई है तो 1900 में ये सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई थी। इसके संस्थापक थे चिंतामणि घोष और प्रथम संपादक थे श्याम सुंदर। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। और फिलहाल कवि और कविता के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनको भी याद रखेंगे। आचरण की सभ्यता कई बार पूछा गया है दोस्तों, आचरण की सभ्यता की रचनाकार कौन है। और आपको पता है कि पूर्ण आचरण कैसे होने चाहिए, आचरण जो होने चाहिए दोस्तों वो पूर्ण आचरण होनी चाहिए। आचरण बोले अच्छे आचरण करो, है ना। तो पूर्ण आचरण आपके, पूरे आचरण आपके अच्छे होनी चाहिए, पूरे आचरण आपके अच्छे होने चाहिए, पूर्ण आचरण अच्छे होनी चाहिए।
तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की है, पूर्ण सिंह की। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। पूर्ण आचरण अच्छे होनी चाहिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके बारे में तो आप जानते हैं दोस्तों कि इनकी 3 कहानियां थीं। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, है ना। उसने कहा था बुद्धू का कांटा सुखमय जीवन। ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां लिखकर इतिहास में प्रसिद्ध हो गए दोस्तों गुलेरी जी। और अपभ्रंश को जो है अगला बताना है कौन सा मनोविकार संबंधी निबंध है। और आपको पता है दोस्तों कि जो मनोविकार संबंधी जो निबंध लिखे हैं वो किसने लिखे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखे हैं, आप सभी को पता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविकार संबंधी निबंध किसने लिखे, तब आपका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल जी ने। और मनोविकार संबंधी जो निबंध है वो कौन सा है? करुणा। करुणा आपको पता है। और मजदूरी और प्रेम, ये रचना भी कई बार पूछी जाती है दोस्तों। तो मजदूरी और जो प्रेम है ये भी पूर्ण सिंह की है। किसकी है? पूर्ण सिंह की रचना है मजदूरी और प्रेम। मैंने आपको याद करवाया था कि ना तो मजदूरी पूर्ण मिलती है और ना ही प्रेम पूर्ण मिलता है ना। सभी लोग बोलते हैं कि प्रेम पूर्ण नहीं मिलता है और मजदूरी भी पूर्ण नहीं मिलती है। पूर्ण नहीं मिलती है तो पूर्ण, सरदार पूर्ण सिंह, ये रचना इनकी है। कई बार पूछी गई है, सभी लोग याद रखेंगे। और अगला है दोस्तों इनमें से निराला की कविता कौन सी है? निराला, निराला कवि है ना। और ये निराला जी महादेवी वर्मा के मोह बोले भाई थे। मोह बोले भाई थे एक बार मैंने ग्रुप में डाला था। क्या डाला था कि एक बार क्या हुआ कि निराला जी के पास जितने भी पैसे रहते थे दूसरों की मदद में, ये दूसरों को दे देते थे और खुद क्या बन जाते थे? फक्कड़ बन जाते थे, है ना। अब जब एक बार ये रिक्शा से महादेवी वर्मा जी के पास राखी के दिन आए तो इनके पास रिक्शे के पैसे नहीं थे। तब इन्होंने महादेवी जी से मांगे थे, कितने रुपए? 12 रुपये मांगे थे। और इन्होंने कहा कि पैसे 12 रुपये दो। बोले 12 रुपये की क्यों, क्या आवश्यकता आन पड़ी? तो इन्होंने कहा कि 2 रुपये रिक्शे वाले को देना है और 10 रुपये राखी बंधाई के आपको देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों महादेवी जी के क्या थे? मोह बोले भाई थे निराला जी। और निराला की कविता कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आपको पता है नौका बिहार। और नौका बिहार किसकी है? तो पंत की है। पंत की नौका बिहार है, ठीक है। और निराला की कुकुरमुत्ता है, जूही की कली भी है, राम की शक्ति पूजा भी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी रचनाएं याद करना है। और जूही की कली प्रथम छंद मुक्त रचना इनकी मानी जाती है। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पंकज सिंह जी ज्वाइन नहीं हो पा रहे, क्या बात है? ज्वाइन हो जाओ। छायावादी बृहत्रयी में शामिल नहीं है तो कौन नहीं है? छायावादी बृहत्रयी मैंने आपको याद करवाई थी दोस्तों, बृहत्रयी याद करवाई थी, प्रगतिवादी, छायावादी। तो छायावादी बृहत्रयी में कौन शामिल नहीं है? महादेवी वर्मा, निराला, पंत। और यहाँ पर निराला फिर आ गया है यहाँ पर। तो बृहत्रयी में जब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद है ना। तो यहाँ पर बृहत्रयी में शामिल नहीं है महादेवी वर्मा। छायावादी बृहत्रयी में महादेवी वर्मा जी जो है। हाँ, मुझ जैसे भुक्कड़ को कौन भाई बनाएगा? बहुत बढ़िया यश जी, है ना। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। निराला जी ने कहा था कि मुझ जैसे भुक्कड़ को कौन भाई बनाएगा। और महादेवी वर्मा जी बृहत्रयी में शामिल नहीं है। और अगला है दोस्तों कामायनी किस प्रकार का महाकाव्य है? कामायनी, तो एक कामायनी पूछा जाता है और कामायनी आपको बताना है किस प्रकार का महाकाव्य है। कथा प्रधान है, भाव प्रधान है, चरित्र प्रधान है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा है? तो कामायनी दोस्तों ये माना जाता है आपका कैसा? ये भाव प्रधान माना जाता है। कामायनी भाव प्रधान है, भाव प्रधान। और आप अपने भावों से ही कामना करते हो, जैसे शंकर जी की भावों से कामना करते हैं भगवान, है ना, भावों से ही करते हो। तो आपका भाव प्रधान रचना हो जाएगी कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। 15 इसमें सर्ग है, 1935 इसका रचना काल है ना कामायनी का। तो कामायनी के बारे में ये भी याद रखनी है। और अगला बतानी है गोदान उपन्यास का पात्र कौन सा नहीं है? बी नंबर का आपका विकल्प है होरी और डी नंबर का आपका विकल्प है मेहता। तो कौन सा पात्र नहीं है गोदान उपन्यास का? ग्रामीण जीवन का महाकाव्य बताया है ना। मधुराज यादव जी, जब आप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन, तो ये क्लास जो आपको मिल रही है पब्लिकली,
ये क्लास अगर आपको पब्लिक नहीं मिलेगा, केवल ज्वाइन मेंबर को ही मिलेगी, है ना, ज्वाइन मेंबर को मिलेगी। तो जैसे बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, सबसे पहले तो आपका कमेंट हाईलाइट किया जाएगा, जो भी आप पूछना चाहते हो वो कमेंट आपके एक साथ चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपको बहुत सारी ऐसी क्लासें हैं जो ज्वाइन में ही मिलेंगी, है ना, ज्वाइन मेंबर को ही मिल पाएंगी, बाकी अदर मेंबर को नहीं मिल पाएंगी, है ना। तो गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है तो वो नहीं है सूरदास, ठीक है। सूरदास यानी कि ये रंगभूमि का है, रंगभूमि का, है ना, रंगभूमि का हमने पढ़ा था कि रंगभूमि का पात्र है सूरदास। बाकी धनिया, होरी और मेहता ये सभी काय के पात्र माने जाते हैं, गोदान उपन्यास के माने जाते हैं। ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। ईला चंद्र में से इनमें से कौन आंचलिक उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास बताना है तो फिर क्या हो जाएगा, आंचलिक उपन्यास कौन सा है? ईलाचंद जोशी हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, अज्ञेय हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं। पंकज जी को क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है ज्वाइन? आंचलिक उपन्यासकार कौन है? अलग अलग अमाउंट में सुविधाएं भी हैं और एक्स्ट्रा गोल्ड में एक्स्ट्रा सुविधा है। आप व्हाट्सएप, आपके सोशल मीडिया से आप जुड़ सकते हैं, है ना, और भी एक्स्ट्रा हैं, उसमें लिखा होगा पूरा कि किस प्रकार से क्या आपको मिलेगा इसमें एक्स्ट्रा। और फणीश्वरनाथ रेणु यानी डी नंबर, ये आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं फणीश्वरनाथ रेणु साहब। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, फणीश्वरनाथ रेणु, है ना। और ये अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार और ईलाचंद्र जोशी ये मनोविश्लेषणवादी कवि माने जाते हैं, उपन्यासकार माने जाते हैं। ईलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार और अज्ञेय और डॉक्टर देवराज ये मनोविश्लेषणवादी माना जाते हैं, ठीक है। अगला है, आपको बताना है रानी केतकी की कहानी की रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी बतानी है। वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, माधवराव सप्रे, किशोरीलाल गोस्वामी या फिर इंसा अल्लाह खां। कौन है रानी केतकी की कहानी? रानी केतकी की कहानी इंसा और अल्लाह ने भी सुनी है ना, इंसा ने भी सुनी है और अल्लाह भी नहीं सुनी है। तो सभी लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की है, ठीक है। इंसा अल्लाह खां यानी कि जो डी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। और शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित जो रचनाकार हैं वो कौन है? बाबू तोताराम हैं, केशवराम भट्ट हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं या फिर बाल मुकुंद गुप्त हैं। कौन है? आपको प्राप्त करना है पिछली क्लासें तो चैनल पर जाएं, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट, ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट में सुबह 9:30 बजे वाला भी आपको सेशन मिलेगा, जिसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरे ऑप्शन निकल करके आएंगे और आप जौन सा प्लान लेना चाहते हैं उस प्लान पर क्लिक करेंगे, है ना। तो आपको उस प्रकार से इंफॉर्मेशन आपको भरनी होती है। और शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, बाल मुकुंद गुप्त यानी कि जो डी नंबर है, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त जी की, ठीक है। अगला है रसिक प्रिया की रचयिता कौन है? रसिक प्रिया की रचयिता मलूक दास हैं, दादू दयाल हैं, बिहारी लाल हैं या फिर केशव दास हैं। कौन है रसिक प्रिया की रचयिता? 128 का आंसर। तो सभी लोगों को पता है, चाहे रसिक प्रिया हो, कवि प्रिया हो, रामचंद्रिका हो, विज्ञान गीता हो, छंदमाला हो, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? केशव दास जी की हैं, है ना। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला ये किसकी हैं? सभी केशव दास जी की, है ना। यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, डी नंबर। और कुटज की रचयिता बताना है, कुटज शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय या विद्यानिवास मिश्र। कौन है कुटज की रचयिता? सहस्रा जी। 4 विकल्प हैं, प्रश्न क्रमांक 129 का उत्तर बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जब हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात आती है तो हम पढ़ लेते हैं, शिरीष के फूल भी इन्हीं की रचना है। शिरीष के फूल, अशोक के फूल, है ना, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, कुटज, है ना, और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सारी की सारी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
और जो भी साथी अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में 9098609291 ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर। जो साथी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और यहीं से आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी जहां पर आपके टेस्ट करवाया जाता है जॉय सर के द्वारा, ठीक है। तो याद रख लेना है सभी लोगों को इसी प्रकार से। और 9:30 बजे आपकी ट्रिकी वीडियो आती है। बहुत सारे लोग ट्रिकी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, उनको मिल नहीं पा रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए हमने बहुत सारा अध्ययन कर लिया है और बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की है। और इसी तरह से आप लोगों का निरंतर अभ्यास बनाए हुए हैं कि आप जब भी आपका एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, प्रश्नों के उत्तर बताते रहेंगे, प्रश्न पढ़ते रहेंगे, तो वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगी और हिंदी साहित्य एक समय आएगा कि आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। वेरी गुड। यहाँ पर एस जी ने बताया है कि सिंपल है ज्वाइन करना, जो प्लान ज्वाइन करना है उस पर क्लिक करें, फिर आप किससे पेमेंट कर रहे हैं वो डिटेल फिल करनी है और उसके बाद सबमिट करनी है, ठीक है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो चैनल को ज्वाइन कर लें, है ना। और संजय कुमार जी, क्या कंफ्यूज है आपको? फतेह सिंह जी, नीलम जी, विमल कुमार जी, मधुराज, रीनू शर्मा जी, है ना, पूनम जी, रोहित कुमार, प्रेम सिंह जी, कंचन जी, कांता जी, लालदास जी, नीरज जी, संजय जी, है ना। सुबह 9:30 बजे होती है ना, सूरज जी, भानु। और आप लोगों को ज्वाइन जरूर करना है दोस्तों। कुछ ही दिनों में जितने भी अपने 10 से 12 अगर ज्वाइन मेंबर हो जाते हैं जल्दी तो स्पेशली ज्वाइन मेंबर के लिए अलग से क्लास भी स्टार्ट करूंगा, वो केवल ज्वाइन मेंबर को ही देखने मिलेगी, है ना। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन मेंबरों के लिए अलग से स्पेशली मुझे कुछ देना पड़ेगा, यानी कि क्लास उनके लिए अलग से देनी पड़ेगी। कुछ खास क्लास होगी ज्वाइन मेंबर के लिए अलग से। तो जो भी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते, सदस्य बनना चाहते, वो सदस्य जरूर बनेंगे, ठीक है। बाकी तो आपकी क्लास चल ही रही है 9098609291, इस पर आपको जुड़ना है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है, ठीक है। और जो भी साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचेगी, ठीक है। सहासरा जी और दोस्तों अपने एस जी, आप चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। ये निरंतर आपकी क्लास बने रहे और आप तक अगर मैंने कुछ पहुंचाया है, इस चैनल से आपको अगर कुछ मिला है तो इस चैनल के ज्वाइन सदस्य जरूर बनिए आप, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।